नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम जब से आया है तब से देश की सियासी गलियारों का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल गया है। विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है अब मजबूती से आवाज उठाने भी लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा ही अपना जो भाषण है उसके कारण चर्चाओं में रहते हैं और आज भी जब उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कुछ खास आरोप भी लगाए। सबसे पहले कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आपको मिलवा देती हूँ, फिर राहुल गांधी के कुछ भाषण के अंश भी देखेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा और फिर उनके भाषण पर चर्चा भी होगी। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से एडवोकेट रत्ना वोरा जी जुड़ी है। रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीलेश सोलंकी जी जुड़े हैं। नीलेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। राहुल गांधी जी का जो भाषण है वो आज काफी चर्चा में है और राहुल जी ने आज बजट को चक्रव्यूह करार दिया है। महाभारत आज संसद में एक तरह से छिड़ती हुई नजर आई। सबसे पहले उनके भाषण के कुछ अंश देख लेते हैं और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Speaker sir, the Chakravyuh that has captured India has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं budget को explain कर रहा हूँ sir, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh. And they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर दूसरी तरफ आपने सर ये रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं सर, दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। स्पीकर सर, देश में अब ये कौन कर रहा है? तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट तो आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है, तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो। देखो आगे क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी की फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम की तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है।
मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर।
आपको सर ये जो सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे स्पीकर सर। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत। तो चलिए, राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और देशवासियों में डर का माहौल है, और खासकर चक्रव्यूह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जिस तरह अभिमन्यु को 6 लोगों ने फंसाया था, और उसी तरह से देश के 6 लोग जो हैं वो देशवासियों को फंसा रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया उन्होंने, इस चक्रव्यूह में अमित शाह का नाम लिया, मोहन भागवत का भी नाम लिया जो आरएसएस के मुखिया है, साथ ही उन्होंने अजीत डोभाल जी का नाम लिया और अंबानी और अडानी का नाम लिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इस भाषण पर और खासकर अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो करार दिया है उस पर उनका क्या मानना है। नीलेश जी बताइए। जी नमस्कार मयूरिका जी। राहुल गांधी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है, तो वो कुछ भी बोलते हैं। संसद में उनको मालूम है आंख कैसे मारते हैं, वो थोड़े गंदे इशारे कैसे करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा खोते हुए उनको गले लगाते हैं। तो उनको मालूम है कि संसद में कौन सा दिन उनको क्या करना है, और वो सस्ती टीआरपी बोलते हैं ना कि प्रचारक, कि उनका पॉपुलैरिटी कितना बढ़ा रहे। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है। एक बार ऐसा बोल दिया कि भाई हिंदू हिंसक है, फिर पीछे वाले जो उनके थे सांसद वो बोल रहे थे कि भाई बीजेपी, तो वो अगर वो ऑर्बिट में चले जाते हैं ना, सुना है, और वो किस कॉन्टेस्ट में बोल रहे थे वो भी सबने सुना है। तो हिंदू को हिंसक तो नहीं कहा गया था, ये बात तो मैं भी डिनाई करती हूँ। लेकिन आज की चलिए बात करते हैं कि उन्होंने चक्रव्यूह करार दिया, बजट में लोगों को फंसा दिया गया है, ये कहा उन्होंने। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए ये बजट सबके लिए है, और जितना हमने कभी किसी कोई पब्लिक को जो कांग्रेस बजट लाती थी कि उसको लोभ लालच देते थे, ऐसा कुछ नहीं दिया है। हमने जो था कर्व नहीं बढ़ाया नहीं ना घटाया नहीं, हमने जितना था वो बोलते हैं ना कि लास्ट के परिवार को उसको मिले। हमने हेल्थ में अच्छा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा दिया है, महिलाओं को भी हमने अच्छा दिया है, गरीबों को 3 करोड़ मकान और बनाने के लिए हमारी जो संकल्प पत्र में थी वो भी आगे बढ़ाई है। लेकिन राहुल गांधी जी अभी वो ऐसा लगता है कि 99 में शायद शपथ ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो 99 बड़ी होती है या 240 बड़ी होती है, वो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि राहुल गांधी के मुताबिक कौन सी फिगर बड़ी होती है। हर रोज कुछ ना कुछ। अब देखिए कि बजट के लिए एक तो आप पहले कुछ मानते नहीं हो। राहुल गांधी जी अगर प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कौन सी गरिमा होती है, क्या होता है। अभी अधीर रंजन चौधरी उनके कुर्बान हो गए, क्यों? उनकी गठबंधन पार्टी में किसने हराया? तो टीएमसी ने हराया। टीएमसी कौन है? तो इनकी गठबंधन पार्टी है। तो ये होता है कि राहुल गांधी जी हर रोज कुछ ना कुछ, ये संसद एक न्याय का मंदिर होता है कि जिसमें 140 करोड़ जनता के लिए कुछ ना कुछ अच्छे दिन के लिए एक अच्छे विचार होते हैं। एक सरकार के सामने अच्छी बात लाया जाए, विपक्ष कुछ अच्छा बोले, लेकिन इनको हर बार एक नौटंकी करनी है, इनको हर बार कुछ ना कुछ करना है। और फिर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की गरिमा भी वो आपने शायद एक देखा होगा मुखड़ा कि प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, बीच में ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो हम लोग शांति से सुनते हैं,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिसिप्लिन वाली है, सामने कुछ बोलता है तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी जी हद से बढ़ गए। उठकर जवाब देना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके पास फिर से वापस आती हूँ और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से एडवोकेट रत्ना वोरा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज जो सनसनीखेज आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने लगाया है कि एक चक्रव्यूह बनाया है देश को कमजोर करने का, रत्ना जी क्या मानती हैं आप इस पर? जी मयूरिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके इस VNM न्यूज चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि हम इसी तरह बार बार अलग अलग टॉपिक्स पे मिलते रहेंगे, क्योंकि ये हिंदी का चैनल है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया है, धन्यवाद उसके लिए। मेरे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार, और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार। और साथ में अब मैं ये शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि जो राहुल गांधी जी है, आज जब से उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसके बाद से राहुल गांधी जी जननायक बन गए हैं, जन नेता बन गए हैं। और आपने राहुल गांधी में एक वो कशिश है, एक आकर्षण है, वो आज देश के हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, और सभी लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। आपने देखा, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, लघुमती समाज हो, या कोई भी समाज हो, मध्यम वर्ग हो, सब को राहुल गांधी के अंदर एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। और हम जो हमारे साथी हंस रहे हैं, बड़ी खुशी है, उनको हंसी आ रही है। और ये बता दूं कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात करी है। राहुल गांधी ने अपने इस बजट के अंदर जो एक हलवा बनाया गया, और उस हलवे के अंदर कोई भी SC कर्मचारी नहीं था, 20 कर्मचारी लगभग थे। कोई भी SC कर्मचारी नहीं था, कोई भी ST कर्मचारी नहीं था, OBC का नहीं था, और शायद कोई माइनॉरिटी का भी नहीं था। और उन्होंने बताया, और उस टाइम पे भी निर्मला सीतारमण जी ऐसे ही हंस रही थी। इतना जरूरी मुद्दा जिसके ऊपर राहुल गांधी ने अपने भाषण में बताया कि हमारे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देश एक तरफ SC ST OBC माइनॉरिटी सबको देश में साथ में लेके चलना चाहिए, उसकी बात चल रही थी। वहां पे निर्मला सीतारमण जी हंस रही थी, जैसे नीलेश सोलंकी जी हंस रहे। ठीक है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, प्लीज मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी आंख मारते हैं संसद में, तो हम हंस भी नहीं सकते। दूसरी बात जो आपने चक्रव्यूह की बहुत सही बात है। हम जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चक्रव्यूह को तोड़ती है, और राहुल गांधी जी ने कहा कि अब देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो पिछड़ा युवा वर्ग है, जो देश का दलित युवा वर्ग है, वो समझ चुका है, और वो चक्रव्यूह में आने वाला नहीं है। वो अब अभिमन्यु नहीं, परंतु वो अर्जुन है, और अर्जुन हर तरीके से एक एक करके चक्रव्यूह तोड़ता जा रहा है, और आगे भी तोड़ते जाएंगे। और जिस तरीके से हमने मध्य वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हम मनरेगा लाए थे, आपको सबको याद होगा, हम मनरेगा लाए, हमने किसानों के कर्जे माफ किए थे, हमने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे ना तो उस टाइम माफ किए थे, ना ही अभी कोई मंशा है। परंतु यहाँ पे राहुल गांधी जी ने बताया कि सिर्फ कुछ लोगों को और मित्रों को ठीक है, संसद में तुम नाम नहीं ले सकते, परंतु मैं समझती हूँ आपके चैनल पे मैं जरूर नाम ले सकती हूँ कि अदानी और अंबानी जैसे मित्रों को फायदा कराने के ही लिए इस तरह का बजट लाया गया है। आप देखिए ये बजट के अंदर कहाँ कौन सी योजना है जिसके अंदर गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग को कहीं कुछ भी फायदा होने वाला हो। आप देख सकते हैं कि किसानों के सामने 3 काले कानून लाए गए, और किसानों ने आंदोलन किया, तो आज तक किसानों के लिए बॉर्डर बंद है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी से मिलने जब किसान पार्लियामेंट में, संसद में आना चाहते थे, तब उनको वहां पे भी नहीं आने दिया, और तब राहुल गांधी जी खुद बाहर निकल के किसानों को अपने रूम तक लेके आए हैं। मतलब जो देश का अन्नदाता है, उससे समझो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनका पूरी सरकार को किस तरीके से एक भेदभाव की भावना है, दूर रखा जा रहा है कि दूर रहो, तुम किसान हो, तुम भी तुमसे दूर रहो। तो इस तरह से किसानों को दूर रखा गया। फिर अग्निवीर की योजना, और राहुल गांधी जी ने बोला कि हम तो आएंगे और इसी संसद के सत्र में, मतलब सदन में ही, इन्हीं 5 सालों में किसानों को MSP का कानून दिला के ही रहेंगे। ये ना APMC है,
साथ में राहुल गांधी जी केरल में एपीएमसी है, अग्निवीर 4 साल के लिए नहीं केरल में एपीएमसी है। योजना लेके आए। उस अग्निवीर जैसी वाहियात योजना को भी हम फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, ये भी राहुल गांधी जी ने बोला है। तो राहुल गांधी जी का जो भाषण है वो मैं समझती हूँ कि दिन प्रतिदिन इतना वो सटीक होके बोलते, दिल से बोलते हैं, नाटक नहीं करते, रोना धोना नहीं करते माइक पे आके, अरे भाई तुमने तो मेरा ये कर दिया वो कर दिया, मुझे इतने किलो फिर भी गालियां 99 क्यों आई? ऐसी आदतों जुड़े हुए जगदीश जी की पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर भी तीसरी बार क्यों हारे? उन्होंने बताया कि बजट में छुरा घोंपने का काम किया है मध्य वर्गीय और गरीब प्रजा के पीठ पे और छाती पे, और ये उन्होंने साबित करके दिखाया कि किस तरीके से मध्यम वर्गीयों के साथ में तुमने अन्याय किया है। जी आप मुझे दोबारा बुलाएंगी, मैं जरूर आऊंगी, तब तक के लिए मैं दूसरे पैनलिस्ट साथियों को सुनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। चलिए हमारे साथ प्रिंट मीडिया से वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। सर, हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रिया तो जान ली, और पत्रकार हमेशा निष्पक्ष रूप से अपना व्यू देने के लिए जाने जाते हैं। क्या मानना है आपका, जो राहुल जी ने आज भाषण दिया और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, क्या ये सही समझते हैं आप इसे? मयूरिका जी, सबसे पहले तो मैं नीलेश जी को क्षमा कहूंगा कि वे क्षमा करें, लेकिन रत्ना जी ने जो बात की है बात बहुत बढ़िया की है। उनकी जो स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग है कि भी पैनलिस्ट को भी आदर दिया जाना चाहिए और खुद की बात जो करनी है वो करनी चाहिए, बेहतरीन है। पहली बात तो वो है कि रत्ना जी को मेरा प्रणाम। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो है कि जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और 99 भले नीलेश जी कह रहे हैं, लेकिन जो पूरा इंडिया जो इसका गठबंधन है वो 232 बैठक है, उनके पास सीट जो है 232 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, यानी वो जो गैप है वो केवल 8 सीटों का है। और क्योंकि ये कम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने 400 के पार 400 ऐसी उनका मतलब दावा ऐसा था कि 400 के पार अब तो हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद में ये राहुल गांधी की प्रवचन की स्टाइल छोड़िए, उसको बहुत ही अच्छे कोई लोग मंजे हुए लोग मिल चुके होंगे, वरना ऐसे पहले नहीं थे। पहले जो इनकी आदत, और राहुल जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले जो पप्पू शब्द यूज किया करते थे, अभी वो पप्पू नहीं रहे, वो तो पप्पा की स्टाइल से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो वो है कि अब तो इसलिए प्रधानमंत्री जी उन्हें शहजादा कहते हैं, वो भी गलत है। खैर ये भी मतलब राहुल जी और कांग्रेस वाले भी तो प्रधानमंत्री के बारे में भी बहुत गलत अलग शब्द यूज करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि कैसे भी वो तो देश के प्रधानमंत्री है, अभी देश दिल के यानी पक्ष के नहीं है। लेकिन छोड़िए बहन जी, सवाल ये है राहुल गांधी जी को अभी नीलेश भाई जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता मतलब हड़वास से लेना चाहिए नहीं, यानी उसको हाँ बिल्कुल उनको ये नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी के प्रवचन की इतनी डिबेट हो रही है। पहले उनकी मजाक हुआ करती थी, अभी मजाक नहीं हो रही है। और दूसरा ये भी है, ये आत्ममंथन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो खास तौर पे एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी कुछ भी कोई भी प्रोग्राम में बोलने के लिए खड़े हो जाते थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका लाइव कवरेज करते थे और पूरा भारत उनको एक चित्त वहां ध्यान रख करके सुन रहे होते थे। अभी हम लोग महसूस कर, ये सही बात है, माने न माने भारतीय जनता पार्टी वो अपनी बात है, लेकिन वो जो एक ब्राइटनेस थी उनके चेहरे पर नरेंद्र मोदी जी के, वो न तो उनकी ब्राइटनेस रही है न उतना इम्पैक्ट रहा है। वो जूझ रहे हैं जैसे कि वो सत्ता पान है, पीएम तो है ही, सत्ता मिल भी गई, लेकिन अपेक्षित बैठक नहीं मिलने से वो जूझ रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके पहले भी संसद में जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे तो राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी जी ने स्पीकर को कहना पड़ा था कि स्पीकर साहब हमें सुरक्षा बख्शिए, ये बहुत बड़ी बात है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये जो बात, और अभी
राहुल गांधी ने जो आप ये बहन जी भी कह रही है और हमने भी सुना है, मुझे भी मालूम है कि मॉनसून सत्र में उन्हें चक्रव्यूह की बात की है, उसमें उन्होंने एक यूज किया है वर्ड्स, वो भी बहुत ही सिंबॉलिक है। चक्रव्यूह की जगह उन्होंने पद्म व्यूह ऐसा शब्द प्रयोजा है। पद्म का मतलब कमल होता है, तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो पद्म व्यूह है, उन्हें ये जो हमारे द्रोणाचार्य है, हमारे कर्ण है, कृपाचार्य है, वो कृत वर्मा जी है, अश्वस्थामा है, शकुनी है, ये सब जो पात्र 6 थे, उसकी सामने ये पद्म व्यूह में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत घोटाले यानी और ये अंबानी अडानी, तो ये जो पहली बार मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ये बात जो है डिबेट के लायक भी उनकी प्रवचन करने की अदा जो हो गई, यानी उसको बहुत ही अच्छे सलाहकार मिल गए, स्क्रिप्ट राइटर भी मिल गए, और न केवल ये स्क्रिप्ट राइटिंग है और या तो कोई नाटकीय ढंग है, लेकिन लोगों की ज़बान में जो बात है वो तो है। मतलब आप मानते हो कि चक्रव्यूह में वाकई देश को फंसाया गया है बजट में? क्या आप ये मानते हैं? राहुल गांधी ने बोला वो अलग बात है, लेकिन सर आपका क्या व्यू है? क्या सही में बजट में देश के वासियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है? वैसे ही कुछ नहीं मिला है, ये तो पूरा देश जानता है। क्या सही में देश चक्रव्यूह में फंसा है? देखिए बहन जी, उसका एक मैं जवाब देता हूँ जी। कभी भी आपने सुना कि जन्माष्टमी के दिन इतनी बड़ी ये जो आप उसको क्या बोलते हैं, हंडी टिंगाना, ढोल नगारे बजाना, अबीर गुलाल उड़ाना, ऐसा कोई जीआर तो बाहर पड़ता नहीं है। जीआर तो कोई बाहर नहीं कहते कि भाई ऐसा करना चाहिए, लोग अपने आप करते हैं क्योंकि उनको एहसास होता है कि कोई ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में उल्लास भर देता है। अगर बजट ऐसा होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती थी। लोग अपने आप ये कहने लगते कि ये फुल गुलाबी बजट है और हमें बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बजट क्या होता है बहन जी, पूरे साल का आवक जावक का हिसाब किताब होता है, और जो कुछ भी उन्होंने 1 2 3 ऐसी मतलब वो उसमें कहा गया है वो काफी ठीक है, लेकिन वो भी पिछले की माफी फर गए हैं। देखिए वो घूम गए हैं। क्या हुआ है, निर्मला सीतारामन जी ने कहा है कि 500 ऐसी कंपनियां हैं जहां युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए पहला पगार भारतीय सरकार देंगी, लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ होगा, बाद में अभी 2 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये फर्जियात नहीं है। इसका मतलब कोई जो कंपनी है वो अगर कहे तो ही उनको इंटर्नशिप वाली बातें कहने का तात्पर्य है कि रोजगार के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो तो हुआ नहीं, वो तो खत्म हो गई बात। ऐसे ही मैं कहता हूं कि बजट से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो ज्यादा कर नहीं डालते हैं तो ठीक है बात करने के लिए, लेकिन लोगों में जो खुशी होनी चाहिए वो इतनी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, यानी पूरा देश को छेड़ा नहीं गया है या पूरे देश को धोखा नहीं दिया गया है, लेकिन उतना भी नहीं अच्छा हुआ है कि हम लोग उसको सर पे रख करके नाचने लगे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए नीलेश जी के पास वापस आऊंगी। नीलेश जी, आज राहुल गांधी के बजट स्पीच पर हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के मामले में बजट में कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें कोई बजट अलॉट नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक इतने सारे हो रहे हैं लेकिन उस पर काम करने की कोई योजना बजट में नहीं दिख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार युवाओं के पास नहीं है और वो भी बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। क्या जवाब देंगे सर इस पर? देखिए मयूरिका जी, राहुल गांधी जी इतने परिपक्व होते, ठीक है 24 बार आ रहे हैं तो 25 बार में थोड़ा परिपक्वता आए होंगे, लेकिन आप सुनिए कि जैसे मैडम ने बात की रत्ना जी ने कि जनगणना नहीं कराई, बराबर। जनगणना के खिलाफ कौन था? नेहरू जी थे। चलिए ठीक है, आज के डेट में देख लेते तो कर्नाटक में उनकी सरकार है। DK शिव कुमार ने जबरन धमकी दी थी, ये अपने मीडिया में अहवाल है। आप समझिए कि किसानों की बात कर रहे हैं तो 3 कानून का 1 कानून तो बोलिए रत्ना जी को, कि कानून तो बोल के बताए कि कैसा था, और वो किसान नहीं थे जो खालिस्तानी झंडे लेके आते थे। आप समझिए। दूसरा कि 3 बार कांग्रेस हारी है, चलिए ठीक है कि भाई 3 बार की टोटल भी 240 नहीं होती है। राहुल गांधी को क्यों नहीं सुनेंगे लोग? क्योंकि अधीर रंजन की जगह पे आए हैं, प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है, क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन उनको संसद की गरिमा का कोई
ख्याल नहीं है। ऐसा ही लगता है कि घर में बैठे हैं, परिवार में वो बात कर रहे हैं। मेरा संसद में सवाल विपक्ष के पेपर लीक और रोजगार पर बजट में कोई खास आवंटन नहीं किया गया, उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए, पेपर लीक में आप देखिए कि जैसे ही नीट का आप देखिए, नीट का एक पेपर लीक हुआ, तुरंत ही आप देखिए कितनी कार्यवाही हुई संसद में। बकायदा हर राज्यों ने तो बिल पास किया, लेकिन संसद में भी बिल पास हुआ कि पेपर लीक में जो जो कायदे कानून होते हैं वो सख्त किए। अब देखिए कि अदानी अंबानी पर हमारी बहना चुपती नहीं है, तो उनको पूछिए कि मुंद्रा पोर्ट किसके समय में किसको दिया। अगर इतना ही था तो गहलोत सरकार ने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी जी को क्यों दिया। और राहुल गांधी जी कितनी बार माफी मांग चुके हैं अदानी अंबानी पे, वो पूछिए। कोर्ट में जाते हर रोज कुछ ना कुछ आक्षेप करते। हमारे भारत में दो प्रकार के प्रयोग हुए हैं, एक गांधी जी ने सत्य का प्रयोग किया था, और राहुल गांधी जी हर रोज संसद में असत्य का प्रयोग करते हैं और माफी मांगते हैं। आप समझिए कि जैसे राफेल में माफी मांग ली, दूसरा कोई एक था कि अदानी अंबानी ने माफी मांग ली। ऐसे तो काफी सारे लिस्ट है मेरे पास कि माफी मांगते हैं। आप समझिए कि राहुल गांधी जी संसद चलने नहीं देते। अगर उनको संसद की गरिमा का मालूम नहीं, उनका एक बार तो पद निकल गया था, आज से वापिस आया है, तो उनको ध्यान से संसद की, देश की संसद को चलना चाहिए। दूसरी बात कि अगर बहुत ही ऐसा है कि ये बजट आपके लिए काम का नहीं है, तो आप आइए ना। कौन रोक रहा है? 99 से आगे तो बढ़ते नहीं है। आपके जो साथ गठबंधन वाले हैं वो बोलते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ बोलते। वो स्टालिन के पुत्र बोलते हैं कि सनातन समाप्त होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का दिकरा बोलता है कि डेंगू है, मलेरिया है। अरे आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो पूरे भारत का वो नक्शा ही बदल देना चाहते हैं। अब देखिए कि ममता जी के साथ यहाँ पे उन्होंने गठबंधन किया, वहां पे अधीर रंजन की बलि चढ़ गई। यहाँ पे आप पार्टी से गठबंधन किया, पंजाब में अकेले लड़ना पड़ा। तो पहले पूछिए कि उनका एम्बिशन क्या है? मात्र श्री नरेंद्र मोदी जी को हराना था, भारतीय जनता पार्टी को हराना था। वो तो रहा, क्योंकि अभी 2019 तक उनका कुछ आएगा नहीं। अब देखिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है और बकायदा हमारी गवर्नमेंट चल रही है तीसरी बार। ये पूरे परिवार और गांधी परिवार को तमाचा है भारत की जनता का। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि 99 में कल शपथ ले लेंगे। राहुल गांधी जी को बोले, अच्छा है कि प्रतिपक्ष वो नेता है संसद के, तो बोलेंगे ही मैडम। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से तुलना हो जाए, वो प्रधानमंत्री है। सर, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, मैं रत्ना जी के पास चलूंगी। रत्ना जी, अग्निवीर, पेपर लीक और रोजगार मुद्दे कुछ खास बजट में नहीं हुआ है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है, क्या आधार है इसके? मयूरिका जी, बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए कि अग्निवीर जैसी योजना लेके आए जिसका कोई सरपैर ही नहीं है, और इस तरह की योजना में हमारे सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी देने के बाद उनके पिताजी तो नौकरी करते होंगे और ये रिटायर्ड होके घर बैठ जाएंगे। इस तरह की वाहियात योजना लाई है। और दूसरी बात, अब अग्निवीर को और कोई बेनिफिट भी नहीं है, उनको शहीदी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, और उनको जो एक्स सर्विसमैन का भी कोई दर्जा नहीं मिलने वाला है। तो बताइए भला ऐसा कौन युवा होगा कि जो बॉर्डर पे जाके अपने आप को शहीद करेगा, मतलब अपनी गोली खाएगा? वो तो बलिदान भी नहीं देगा, वो तो चुपचाप से छुपके कहीं से कहीं घुस जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं मर गया तो बाबा मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कुछ तो मिलने वाला नहीं है सरकार की तरफ से, ना ही उसको कोई चक्र मिलेगा। तो अग्निवीर की योजना तो बिल्कुल ही खराब योजना है। और राहुल गांधी जी ने तो तुरंत कह दिया, नेता प्रतिपक्ष, कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम उसको फाड़ फूट के फेंक देंगे। रही बात पेपर लीक की, अब पेपर लीक 10 साल में 15 राज्यों में 70 बार पेपर लीक हुए, और उसमें तो गुजरात का बहुत अच्छा योगदान है। भाई गुजरात में तो सरकार भी इनकी है। अब तो सभी जगह लगभग ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन नहीं। यहाँ लोकल बॉडी में भी बीजेपी है, विधानसभा में भी बीजेपी है, और केंद्र में भी बीजेपी है। ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी सबसे ज्यादा पेपर लीक का जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन वो गुजरात में लगता है। भाई दूसरी बात, भ्रष्टाचार, मतलब बीजेपी मतलब सबसे भ्रष्ट पार्टी अभी अगर कहीं कोई है गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार हर बात पे, हर काम में, हर जगह इनको कटकी लेनी है, कटकी खानी है। मैं गुजरात में अहमदाबाद से आती हूँ। अहमदाबाद में खोखरा में एक पुल है, वो पुल 50 करोड़ के खर्चे से बना, कम से कम उसे 50 साल चलना चाहिए था। मयूरिका जी 5 साल में वो पुल नहीं चला है और अब उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने का खर्चा अलग, और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार अलग। मतलब भ्रष्टाचार, आपने देखा अटल ब्रिज बना, उसमें भी दरारें पड़ गई हैं जी, और मोरबी का पुल टूटा। मतलब कितना सारा भ्रष्टाचार, इन लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ है ही नहीं। और रही बात कि भी हम तीसरी बार मतलब मोदी जी बने हैं, तो आज आपने देखा होगा सभी जागरूक नागरिक आजकल व्हाट्सएप देखते हैं, वीडियो देखते हैं और यूट्यूब देखते हैं। पिछले एक हफ्ते से चल रहा है वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था है, जिसके अंदर पूरे देश के टॉप जो IAS ऑफिसर, रिटायर्ड हुए IIM के सोशल रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, उन सब लोगों ने मिलकर 226 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 89 सीटों पर धांधली हुई है, 79 सीटों पर धांधली हुई है। और अगर ये 79 सीटों पर धांधली नहीं होती, लगभग 5 करोड़ जितना वोटिंग का हेरा फेरी नहीं हुआ होता, तो मोदी सरकार किसी हालत में तीसरी बार नहीं बनने वाली थी, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो राहुल गांधी बनते, या जो भी हमारा कांग्रेस का हाईकमान तय करता, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता। 110% मैं कह सकती हूँ कि इंडिया की सरकार बनती, परंतु नहीं बनी। इसके पीछे भी इन लोगों ने गलत किया है, चोरी की है, धोखाधड़ी करी है, छल कपट किया है, और इलेक्शन कमीशन को खरीदने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि अमृतसर के अंदर पंजाब में एक चंडीगढ़ जैसा एक छोटा सा शहर, उसका मेयर का इलेक्शन, छोटे से शहर के मेयर के इलेक्शन में भी ये लोग धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे लोकसभा के इलेक्शन को कैप्चर किया, हाईजैक किया। जो पहले 24 घंटे और 48 घंटे में जो आंकड़े आ जाया करते थे, वो आंकड़े आज इन्होंने 11 दिन के बाद किए। मतलब कहना है कि ये कोई सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इन्होंने वोटों को लूट की है, और ये इसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना ही पड़ेगा। जी, यहाँ पर रत्ना जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। समय की मर्यादा है। हमारे साथ जगदीश जी जुड़े हुए हैं, नीलेश जी हमारे साथ अब नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। जगदीश जी, हलवे की बात उन्होंने कही कि हलवा की जो सेरेमनी होती है बजट में, वो सिर्फ 20 लोगों के बीच ही, और वो सारे उच्च वर्ग के अधिकारी थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने। सर, क्या कहना है आपका इस पर? भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के लोगों से नाइंसाफी कर रही है, ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते आ रहे हैं कि 73% को कहीं जगह ही नहीं है। क्या मानना है आपका? देखिए मयूर जी का ये तो गलत आक्षेप है। देखिए, सभी जगह आप ज्ञाति यानी जातिगत बात करोगे तो ठीक नहीं होगा, कहीं कहीं तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। जैसे कि डॉक्टरी हुई, इंजीनियरिंग हुई, ऐसी जो कोई भी क्वालिफिकेशन है, वहां ऐसा आप कहो कि फलाना दलित होना चाहिए, माइनॉरिटीज होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए। अरे भाई, बजट तय करना है, उसमें जातिगत बात नहीं होती है। अगर कोई ऐसा माने तो अब्दुल कलाम कभी भी ये राष्ट्रपति तो बन नहीं पाते, अगर माइनॉरिटी वाली बात होती तो। आज भी देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो तो आदिवासी हैं जी। तो ऐसा अपने आप का जो कौशल्य होता है उसके आधार पर ये अफसर वगैरह बनते हैं। उसमें वो ज्ञाति वाली बात तो राहुल गांधी के बराबर नहीं है, इससे तोला नहीं जाता, ये तो पूरा देश टूट जाता है। बिल्कुल, जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, वैसे ही दलितों की राजनीति है। मुझे लग रहा है ये सारी चीजों से देश को परे रहना चाहिए, क्योंकि देश के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। रत्ना जी कुछ जोड़ना चाह रही है? मैम, छोटा सा कुछ जवाब दे दीजिए। जी, मैं तो ये मानती हूँ कि भारत देश की राजनीति जब मतलब हमारा देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो जातिवाद पे टिका हुआ है। जब जातिवाद पे ही टिका है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं? क्यों आरएसएस नहीं कहती है कि जाति हटाओ? क्यों बीजेपी नहीं कहती है कि जाति हटाओ? अरे आप जाति हटा दीजिए ना।
तो फिर आरक्षण की बात ही नहीं रहेगी, जातिगत जनगणना की बात ही नहीं रहेगी। और हमारे माननीय श्री जगदीश भाई ने कहा कि यहाँ पर 20 लोगों के साथ ही हलवा खाने की बात है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और सवाल ले लेती हूँ, फिर हम एंड की और आगे बढ़ेंगे। जगदीश जी के पास पहले आऊंगी। राहुल गांधी ने, जगदीश जी, ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर का माहौल है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहे नहीं बन सकता। उन्होंने सीधा नाम लेके कहा कि देश के रक्षा मंत्री अगर प्रधानमंत्री बनना चाहें तो नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा मेरे साथी हंस जरूर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, केंद्रीय नेताओं में भी डर का माहौल है। इस बात को सर आप कितना सटीक मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में भी प्रेसिडेंट और जो भी कोई भी मेन पोस्ट है वहां पे दूसरे कहाँ कोई लगाता है। राहुल गांधी ही तो हुए, प्रियंका जी हुए, सोनिया जी हुए। तो ये बात करना भी गलत बात है, क्योंकि वो तो उनकी पक्ष की मर्जी है जिसको जो बनाए। क्योंकि यही जो नरेंद्र मोदी है, जो ओबीसी से आते हैं, और उनका बैकग्राउंड तो आप भी जानते हो कि कितने छोटे परिवार में उनका जन्म हुआ। छोटे यानी आर्थिक रूप से, अगर ये गरीबी में वो पहला हुआ, वहां से लेकर के यहाँ तक आए। तो सवाल ये सब जो बातें हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं, तो अपने पक्ष में भी तो यही तो प्रॉब्लम है कि आपके वहां भी कौन बनते हैं प्रेसिडेंट या तो वाइस प्रेसिडेंट, और जो भी बनते हैं अभी भी देखिए है खड़गे जी, समझ लीजिए, लेकिन चलती किसकी है हम नहीं जानते क्या, कि राहुल जी की चलती है और प्रियंका जी चलती, इतनी से खिड़के की चलते नहीं है। तो ये सब बातें अलग बात है कि किसको क्या करना चाहिए। मूलभूत बात यह है कि जनता की नब्ज को अगर पहचानो और वो जो बात करो, वो अभी कुछ समय से ऐसा हो गया है कि विपक्ष की बातें हैं, लोग जो है वो सुनने लगे हैं, विपक्ष को गंभीरता से लेने लगे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना चाहिए कि हवा कुछ बदल रही है, इतना है अब की बात जो कह रहे हैं। तो बिल्कुल 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 सही बात है। विपक्ष को अब गंभीरता से सुनने जाना लगा है, और अगर देश उन्हें सुन रहा है तो उन्हें भी बहुत गंभीरता बरतनी होगी, और वो सारी बातें जो विपक्ष कहता है वो ठोस आधार पर कही जानी चाहिए। रत्ना मैम, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर का माहौल होने की बात क्यों राहुल गांधी को लोकसभा के पटल से कहनी पड़ी? भाई मयूरिका जी, इसके लिए मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहती हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। तो यहाँ पर जो डर की बात कही गई है ना, वो डर की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि सबको मोदी का खौफ बना के रखा हुआ है। पर आपने देखा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, यूपी के सीएम, सभी सीएम मिल रहे हैं मोदी और अमित शाह से, परंतु यूपी के सीएम ने ना तो हाथ बढ़ाया ना हाथ जोड़ा। तो वही बात समझ में आ रही है कि अब इनके अंदर भी डर निकलता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ये जो माहौल बनाया था ना कि मोदी इज ओनली मोदी मोदी मोदी, परंतु अब मोदी का जो करिश्मा था, मोदी के चेहरे की चमक थी, मोदी का जो जलवा था वो खत्म हो गया, और पब्लिक जान गई है कि मोदी और कुछ भी नहीं है। मोदी एक बड़ा सा गुब्बारा है जिसके अंदर धीरे 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 से हवा निकलती जा रही है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रजा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, इतने उन्होंने अपने आप को इतना तपा दिया है। जैसे सोना होता है ना, सोने को मतलब तपाते हैं तो वो और खिलता है और चमकता है, ऐसे राहुल गांधी जी चमक के बाहर आए हैं। राहुल गांधी जोड़ना चाह रहे हैं, जगदीश उनसे ले लेते हैं, परंतु राहुल गांधी तपे हैं, राहुल गांधी चले हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जननायक बने हैं ना, उस तरीके से आज की तारीख में आप पूरे विश्व में बता दीजिए कोई एक भी नेता हो राहुल गांधी की टक्कर में। जगदीश जी आप बताइए, जगदीश जी बोलिए। देखिए, रत्ना जी भी बहुत खुलकर बोल रही है और अच्छा बोल रही हैं। उन्होंने 2-3 शेर अभी पेश किए हैं, तो मैं ही भी बोल देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष से क्या कहते होंगे कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। क्या बात है, इरशाद। तो मैंने ये सूरज तुझे पूजा नहीं समझा तो है, मैंने ये सूरज तुझे पूजा नहीं समझा तो है, मेरे हिस्से में भी थोड़ी धूप आनी चाहिए।
तो सभी को अपनी अपनी तरह से डिमांड करते हैं, सभी लोग अपने अपने मानते हैं। वो राहुल गांधी को कहते हैं, ये मोदी जी को कहते हैं। प्रजा जो है, लोग जो है, पीपल्स ऑफ द इंडिया, वो क्या कहते हैं? वो तो यही कहते हैं कि जिंदगी के इस सफर में, अगर जिंदगी की राह में जिंदगी भी आए तो उसको ठोकर लगानी चाहिए। मेरी कीमत कौन दे, ये मतदार कह रहे हैं, मेरी कीमत कौन दे सकता है इस बाजार में? तुम जुलेखा हो, तुम्हें कीमत लगानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरो शायरी का अब जमाना हो गया है और अब तो संसद में भी शेरो शायरी का दौर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। रत्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जगदीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और नीलेश जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और आशा करती हूँ कि हम आगे भी इसी तरह के मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार। तो राहुल गांधी के बजट पर अभिभाषण पर बात हो रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी किस तरह गंभीरता के साथ अपनी बातें कहते हैं और देश उन्हें कितनी गंभीरता से लेता है। आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ मुद्दे की बात देख रहे हैं, और मेहमानों के साथ साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे आप सबको हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से आप तक पहुंचती है, तो आपको ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, ये पूरी बातें सारे देशवासियों तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।